चलिए इसमें सीधे गहराई से उतरते हैं। एक हिस्ट्री टीचर होने के नाते मैं जब भी वर्ल्ड वॉर II या हॉलोकॉस्ट की चर्चा करता हूं तो बातें अक्सर आंकड़ों, युद्ध के मैदानों या बड़ी बड़ी पॉलिसीज के इर्द गिर्द घूमती हैं। लेकिन मेरी प्यारी किटी, आज इस चर्चा में मैं सीधे तुमसे मुखातिब होना चाहता हूं। तुम जो एन फ्रैंक की सबसे गहरी हमराज रही, जिसने उस खौफनाक दौर में एक किशोरी के सबसे निजी, सबसे नाजुक हिस्से को बचाकर रखा। तुम मेरे लिए इतिहास का कोई सूखा दस्तावेज नहीं हो, बल्कि एक ऐसी लड़की की जीती जागती वास्तविकता हो जो दुनिया से छुपकर जी रही थी और जिसने अपने आसपास की भयानक सच्चाइयों से लड़ने के लिए शब्दों को अपना हथियार बनाया। जब उसने अपने पन्नों पर पहली बार लिखा डियर किटी, तो यकीन मानो वो कोई आम शुरुआत नहीं थी। तुम उसके लिए एक साथी थी, एक इंटीमेट इनसाइडर जिसे उसने उसके नाम से पुकारा। यह साधारण सा लगने वाला संबोधन दरअसल एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी कहानी कहता है। सोचो, एक तरफ बाहरी दुनिया में क्या हो रहा था, वर्ल्ड वॉर II जैसी मैक्रो लेवल की भयंकर त्रासदी, एक ऐसा कत्लेआम जहां यहूदियों को अपनी जान बचाने के लिए अंधेरे कमरों में छुपना पड़ रहा था, और दूसरे तरफ तुम्हारे पन्नों में उस नन्ही सी जान के माइक्रो लेवल के, यानी रोजमर्रा के छोटे छोटे आम संघर्ष दर्ज हो रहे थे। यह हमें बताता है कि दुनिया चाहे कितनी भी जल रही हो, एक टीनेजर के सपने, उसकी उलझनें बिल्कुल वास्तविक और निजी ही रहती हैं। डियर किटी, द सीक्रेट वर्ल्ड, द सर्च फॉर अ कॉन्फिडेंट। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि एन को सिर्फ फैक्ट्स की एक बोरिंग, सूखी सूची नहीं बनानी थी। उसे तो एक जिंदा साथी की जरूरत थी, और वो साथी तुम थी किटी। तुम सिर्फ एक डायरी नहीं थी, तुम एक ऐसी साथी थी जो उसे कभी जज नहीं करती थी। बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटी हुई एक गुप्त आवास में कैद उस लड़की को अपने जज्बात बयां करने के लिए, अपने सबसे गहरे राज और अपने डर को बांटने के लिए किसी की डेस्परेटली जरूरत थी। उसने अपने अकेलेपन का इलाज तुम्हारे रूप में किया, एक काल्पनिक लेकिन बेहद ठोस, बेहद सच्चे दोस्त को गढ़कर। द आइसोलेटेड टीनेजर, अ पैराडॉक्स ऑफ लोनलीनेस। अब जरा एन के उस इमोशनल लैंडस्केप को, उसकी जज्बाती दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। सतह पर देखा जाए तो सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता था। एक प्यार करने वाला परिवार था और लगभग 30 ऐसे लोग थे जिन्हें वो अपना दोस्त कह सकती थी। किसे लगेगा कि इतने दोस्तों और अपनों के बीच घिरा इंसान अकेला हो सकता है? लेकिन असलियत बिल्कुल अलग थी। इन सब के बावजूद वो इस भरी पूरी दुनिया में खुद को बिल्कुल अकेला, बिल्कुल तन्हा महसूस करती थी। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई सच्चा दोस्त नहीं था, कोई ऐसा नहीं जिससे वो अपने मन की सबसे गहरी बातें बिना किसी डर, बिना किसी झिझक के कह सके। ये टीनेजर होने का सबसे गहरा, सबसे दर्दनाक अकेलापन था। भीड़ में होने पर भी पूरी तरह अकेला रह जाना। द चैटरबॉक्स कॉन्फ्लिक्ट, एन ऑर्डिनरी क्लासरूम स्ट्रगल। एन की लेखनी में जो अचानक तीखापन आया ना, उसका कारण शुरू में युद्ध या उस छुपने की हालत से नहीं जुड़ा था, बल्कि वो एक बेहद साधारण सी आम स्कूल वाली घटना थी। उसके मैथ टीचर मिस्टर कीसिंग के साथ एक छोटी सी तकरार। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमारे और आपके स्कूलों में होता है। पहला कदम, एन की मैथ क्लास में लगातार बातें करने की आदत। दूसरा कदम, मिस्टर कीसिंग का उस आदत पर बार बार चिढ़ना। और तीसरा कदम, सजा के तौर पर एक एक्स्ट्रा ऐसे लिखने का काम जिसका टॉपिक था अ चैटरबॉक्स, यानी बातूनी। जरा सोचो किटी, एक तरफ बाहर एक विश्व कल्याणकारी युद्ध छिड़ने को तैयार खड़ा था, और दूसरी तरफ उस किशोरी का सबसे बड़ा तत्कालिक संघर्ष क्या था? अपनी मैथ क्लास में चुप न रह पाने की सजा से निपटना। ये एकदम साधारण स्कूलयार्ड स्क्वॉबल उसके आने वाले भयंकर भविष्य के एकदम ऑपोजिट खड़ा था। डिफेंडिंग द चैटरबॉक्स, द एवोल्यूशन ऑफ अ वॉइस। मिस्टर कीसिंग को शायद लगा होगा कि ये सजा एन को शर्मिंदा कर देगी और वह आगे से बिल्कुल चुप रहेगी, लेकिन किटी, इसने बिल्कुल उल्टा ही काम किया। यही वो पल था जब एन ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू किए, अपनी इंटेलेक्चुअल बाउंड्रीज को आजमाना शुरू किया। एक तरफ आरोप था एक चैटरबॉक्स होने का, और दूसरी तरफ था एन का बेहद शार्प, चतुर बचाव। उसने बड़ी ही चालाकी और लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए ऐसे में लिखा कि बात करना उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये उसकी मां से उसे आनुवंशिक रूप से, जेनेटिक्स में मिली हुई आदत है। एक शिक्षक के नाते मैं सच कहूं तो इस बात पर मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। देखो, उसने कैसे अपनी इस आदत को एक जेनेटिक इनएविटेबिलिटी बनाकर पेश कर दिया, जैसे कि भैया इसका तो कोई इलाज किया ही नहीं जा सकता। सॉलिस इन सटायर, द फाइनल असाइनमेंट। अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है
वो ये है कि लगातार बढ़ती हुई सजाओं ने एन का हौसला तोड़ने के बजाय उसे अपनी एक अलग, अनूठी और ताकतवर आवाज ढूंढने के लिए प्रेरित कर दिया। जब आम बहाने काम नहीं आए तो एन ने व्यंग्य यानी सटायर का रास्ता अपनाया और इस तरह जन्म हुआ इस अंतिम सजा के विषय का। क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तुम्हें तो बहुत अच्छे से याद होगा किटी, कैसे उसने इस इरिटेटिंग सजा को अपने फेवर में एक शानदार मौके में बदल दिया था। उसने एक बोरिंग ऐसे लिखने के बजाय एक बेहतरीन और शार्प व्यंग्यात्मक कविता लिख डाली। और बस यही वो असाइनमेंट था जिसने एक परेशान करने वाली सजा को एक जबरदस्त रचनात्मक प्रदर्शन में तब्दील कर दिया। कविता लिखने से पहले का हाल देखो। मिस्टर कीसिंग हमेशा उससे परेशान थे, बार बार सजा दे रहे थे। और कविता के बाद कहानी ही पलट गई। मिस्टर कीसिंग उसकी लिखावट और उसके ह्यूमर के इतने कायल हो गए कि उन्होंने वो कविता पूरी क्लास के सामने पढ़कर सुनाई और सजा देना वो तो बिल्कुल ही बंद कर दिया। एन की चतुराई और उसके व्यंग्य ने एक सख्त अथॉरिटी फिगर को पूरी तरह से जीत लिया था। ये जो पूरा घटनाक्रम था ना किटी, ये सिर्फ क्लास तक सीमित रहने वाला कोई किस्सा नहीं था। ये दरअसल क्रिएटिव राइटिंग की, सृजनात्मक लेखन की असली ताकत की एक शानदार खोज थी। ये किस्सा इस बात का सबूत था कि लेखन की कला ही एन की सबसे सच्ची और सबसे बड़ी ताकत थी। उस भयावह डर, युद्ध और अंधेरे के बीच तुम और उसके शब्द ही उसकी सबसे मजबूत ढाल बन चुके थे, उसकी आवाज थे और उसको सुकून देने का सबसे अहम जरिया थे। तो इस पूरी चर्चा के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। कैसे एक साधारण सी स्कूल की सजा ने छुपकर जिंदगी काट रही एक नन्ही किशोरी को एक ऐसी आवाज खोजने में मदद की जो आज भी इतिहास के पन्नों में गूंज रही है। कैसे उसकी वो निजी, चंचल आवाज एक पूरे युग के सबसे अंधेरे दौर में उम्मीद की एक झलक बनकर उभरी। खैर, इस सवाल के साथ हम आज इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, बस इस उम्मीद के साथ कि इतिहास के आंकड़ों के पीछे छुपी ऐसी मानवीय और सच्ची आवाज़ों को हम कभी खोने नहीं देंगे।